नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू हाई क्लासेस। दोस्तों आज हम देखेंगे सोशल साइंस का, ठीक है, सामाजिक विज्ञान का न्यू मॉडल सेट 2 का लघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन करेंगे 3 मार्क्स का, ठीक है। और यहाँ पर आपको कंटेंट दिया जाएगा हिंदी और इंग्लिश दोनों में, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपका आंसर राइटिंग रहेगा, इसलिए आपको चिंता नहीं करना है। जो भी बच्चा लोग हिंदी मीडियम है वो भी देख सकता है, और जो बच्चा लोग इंग्लिश मीडियम का है वो भी देख सकता है, ठीक है। बिल्कुल आपको टेंशन लेने की जरूरी नहीं पड़ेगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं। अपने शासन वाले क्षेत्रों में शासन व्यवस्था को ज़्यादा कुशल बनाने के लिए नेपोलियन ने क्या बदलाव किए, ठीक है। व्हाट चेंजेस डिड नेपोलियन इंट्रोड्यूस टू मेक द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम मोर एफिशिएंट इन द टेरिटरीज रूल्ड बाय हिम, ठीक है। अब इसका आंसर देखिए पहले हिंदी में, उसके बाद देखिएगा इंग्लिश में, ठीक है। इसका आंसर देखिएगा, शासन व्यवस्था को अधिक कुशल बनाने के लिए नेपोलियन ने निम्नलिखित बदलाव किए। 1804 के सिविल कोड, जिसे नेपोलियन कोड भी कहा जाता है, ने जन्म के आधार पर मिलने वाले विशेषाधिकार समाप्त कर दिए, ठीक है। उसने कानून के समक्ष बराबरी और संपत्ति के अधिकार को बहाल किया। उसने अपने नियंत्रण में आने वाले अन्य क्षेत्रों में भी ऐसे ही सुधार किए, जैसे कि फ्रांस में उसने डच रिपब्लिक, स्विट्जरलैंड, इटली और जर्मनी में प्रशासनिक इकाइयों को काफ़ी आसान बनाया, ठीक है। उसने जमींदारी प्रथा को समाप्त कर दिया और किसानों में भूदास्ता और जागीरदारी शुल्कों से मुक्ति दिलाई। शहरों में श्रेणी संघों के नियंत्रण को हटाया गया, यातायात और संचार तंत्र को सुधारा गया, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट आंसर था, इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब इसका आंसर देखिएगा इंग्लिश में, ठीक है। नेपोलियन इंट्रोड्यूस द फॉलोइंग चेंजेस टू मेक द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम मोर एफिशिएंट इन द एरियाज रूल्ड बाय हिम। ही established civil code in 1804, also known as the Napoleonic Code, ठीक है। It did away with the all privileges based on birth. It established equality before the law and secured the right to property. He simplified administrative divisions, the abolished feudal systems and freed peasants from serfdom and manorial dues, ठीक है। इस सबको बदलाव किया नेपोलियन बोनापार्ट ने, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मुद्रण संस्कृति ने भारत के राष्ट्रवाद के विकास में क्या मदद की। एक्सप्लेन हाउ द प्रिंट कल्चर असिस्टेड द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया, ठीक है। चलिए इसका आंसर देखिए पहले हिंदी में। मुद्रण संस्कृति ने भारत के राष्ट्रवाद के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पॉइंट नंबर 1 देखिएगा, अंग्रेजी काल में भारतीय लेखकों ने कई ऐसी पुस्तकों की रचना की जो राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत थी। और एक बात आपको याद रखना है, जो पॉइंट मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है, उसको ही आपको आंसर राइटिंग में लिखना है, तभी आपको सब्जेक्टिव में 40 आउट ऑफ 40 मिलेगा, ठीक है। एकदम कंफर्म रहिए। सेकंड पॉइंट देखिए, ठीक है। बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास आनंद मठ लोगों में देश प्रेम की भावना को जागृत किया। वंदे मातरम गीत भारत के कोने कोने में गूंजने लगा। थर्ड पॉइंट देखिएगा, भारतीय समाचार पत्रों ने राष्ट्रीय आंदोलन के लिए उचित माहौल तैयार किया। अगला पॉइंट देखिएगा, अमृत बाजार पत्रिका, केसरी, मराठा और हिंद आदि समाचार पत्रों में छपने वाले लेख राष्ट्रीय प्रेम से ओतप्रोत होते थे। इन लेखों से भारतीयों में राष्ट्रीयता की ज्योति जलाई, ठीक है। अब इसका आंसर देखिएगा इंग्लिश में। बाय द एंड ऑफ 19th सेंचुरी अ लार्ज नंबर ऑफ न्यूज़पेपर्स इन इंडियन वर्नाकुलर लैंग्वेजेस वेर पब्लिश्ड। सेकेंड पॉइंट लिखिएगा, दिस न्यूज़पेपर्स पब्लिश्ड आर्टिकल्स रिटन बाय नेशनल लीडर्स। देयर आइडियाज वेर कम्युनिकेटेड टू पीपल थ्रू दिस न्यूज़पेपर्स, ठीक है। और थर्ड पॉइंट लिखिएगा, द पीपल ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज एंड प्लेसेस वेर दस कनेक्टेड टू बाय प्रिंट मीडिया। न्यूज़पेपर्स कन्वेड न्यूज़ फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, क्रिएटिंग प्लान इंडियन आइडेंटिटी, ठीक है। और फोर्थ पॉइंट लिखिएगा, द नेशनलिस्ट न्यूज़पेपर्स एक्सपोज्ड द colonial misrule and encouraged nationalist activities, as these were written in spoken language of various regions. Common man could easily understand the content, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा, 1992 के संविधान संशोधन के पहले और बाद के स्थानीय शासन के 2 महत्वपूर्ण अंतरों को बताएं। स्टेट एनी 2 डिफरेंसेस बिटवीन द लोकल गवर्नमेंट बिफोर एंड आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन 1992, ठीक है। अब इसका आंसर देखिएगा पहले हिंदी में, उसके बाद इंग्लिश में, ठीक है। 1992 के संविधान के पहले और बाद के स्थानीय शासन में निम्नलिखित अंतर आए, जो इस प्रकार है। पहला पॉइंट लिखिएगा, 1992 के पहले स्थानीय सरकार के पास अपने कोई अधिकार या संसाधन नहीं थे, परंतु 1992 के संविधान के बाद कि राज्य सरकारों से यह
अपेक्षा की गई वे अपने स्वराज और अधिकारों के कुछ अंश स्थानीय सरकारों को दे देगी। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा 1992 के पहले स्थानीय सरकारों के लिए नियमित रूप से चुनाव नहीं होते थे, परंतु 1992 के संविधान के बाद नियमित रूप से चुनाव होने लगा। ठीक है। और थर्ड पॉइंट लिखिएगा 1992 के पहले महिलाओं के लिए, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए एवं पिछड़े वर्ग के लिए सीटें आरक्षित नहीं थी, जबकि 1992 के संविधान के बाद महिलाओं के लिए, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए एवं पिछड़े वर्ग के लिए भी सीटें आरक्षित की गई। ठीक है, ये इसका परफेक्ट आंसर हो गया। अब इसका आंसर देखिए इंग्लिश में, लोकल गवर्नमेंट बिफोर 1992। ठीक है, इट वॉज डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। सेकेंड पॉइंट लिखिएगा इलेक्शन वेयर नॉट हेल्ड रेगुलरली। और थर्ड पॉइंट दीजिएगा इलेक्शन वेयर कंट्रोल बाय स्टेट। ठीक है, उसके बाद लिखिएगा लोकल गवर्नमेंट आफ्टर 1992। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट लिखिएगा लोकल गवर्नमेंट्स हैव नॉट सम पावर्स ऑफ देयर ओन। सेकेंड पॉइंट दीजिएगा इलेक्शंस आर हेल्ड रेगुलरली। और थर्ड पॉइंट लिखिएगा एन इंडिपेंडेंट स्टेट इलेक्शन कमीशन इज रिस्पॉन्सिबल टू कंडक्ट द इलेक्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है, जूट उद्योग को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा। ठीक है, डिस्कस द चैलेंजेस फेस्ड बाय जूट इंडस्ट्री इन इंडिया। इसका आंसर देखिएगा जूट उद्योग को सिंथेटिक फाइबर से कड़ी प्रतिस्पर्धा मिल रही थी, साथ में इसे बांग्लादेश, ब्राज़ील, फिलीपींस, मिस्र और थाईलैंड से भी प्रतिस्पर्धा मिल रही है। सरकार ने पैकेजिंग में जूट के अनिवार्य उपयोग की नीति बनाई, इसके कारण देश के अंदर ही मांग में वृद्धि हो रही है। 2005 में नेशनल जूट पॉलिसी बनाई गई थी, जिसका उद्देश्य था जूट की उत्पादकता, क्वालिटी और जूट किसानों की आमदनी को बढ़ाना। विश्व में पर्यावरण के लिए चिंता बढ़ रही है और पर्यावरण हितैषी और जैव नवीनीकरण पदार्थों पर जोर दिया जा रहा है, इसलिए जूट का भविष्य उज्जवल दिखता है। जूट उत्पादन के मुख्य बाजार है अमेरिका, कनाडा, रूस, अमीरात, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, अब इसका आंसर देखिएगा इंग्लिश में। ठीक है, जूट इज अ बायोडिग्रेडेबल नेचुरल फाइबर दैट इज यूज्ड फॉर वैरायटी फॉर पर्पस लाइक मेकिंग रोप्स हो गया, गनी बैग्स हो गया, फॉर पैकेजिंग एटसेट्रा। ठीक है, चैलेंजेस फेस्ड बाय जूट इंडस्ट्री। फर्स्ट पॉइंट लिखिएगा। ठीक है, द स्मॉल साइज ऑफ जूट मेकिंग फर्म्स, द यूज ऑफ ऑब्सोल्यूट मशीनरी एंड टेक्नोलॉजी। सेकेंड पॉइंट लिखिएगा इनएडिक्वेट कनेक्शन विद द हाई वैल्यू मार्केट्स फॉर द वर्ल्ड लाइक यूएसए, यूरोपियन यूनियन एटसेट्रा। थर्ड पॉइंट लिखिएगा चैलेंजेस एंड कंपटीशन फ्रॉम जूट इंडस्ट्री ऑफ बांग्लादेश। ठीक है, कंपटीशन फ्रॉम सिंथेटिक फाइबर्स। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा कंपटीशन फ्रॉम सिंथेटिक फाइबर्स, इनएडिक्वेट ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग ऑफ जूट। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा तृतीयक क्षेत्रक। ठीक है, अन्य क्षेत्रकों से अलग कैसे है, उदाहरण सहित वर्णन करें। ठीक है, हाउ इज द टेरिटरी सेक्टर डिफरेंट फ्रॉम अदर सेक्टर्स, इलिस्ट्रेट विथ एन फ्यू एग्जाम्पल। ठीक है, इसका आंसर देखिए। ठीक है, तृतीयक क्षेत्रक परिवहन, संचार, बीमा, बैंकिंग, भंडारण व व्यापार आदि से संबंधित सेवाएं प्रदान करता है। तृतीयक क्षेत्रक को सेवा क्षेत्रक भी कहा जाता है। ठीक है, तृतीयक क्षेत्रक अन्य दो क्षेत्रकों से भिन्न है। इसका कारण यह है कि अन्य दो क्षेत्रक, प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्रक, वस्तुएं उत्पादित करते हैं, जबकि यह क्षेत्रक अपने आप कोई वस्तु उत्पादित नहीं करता है, बल्कि इस क्षेत्रक में सम्मिलित क्रियाएं प्राथमिक एवं द्वितीयक क्षेत्रकों के विकास में माध्यम का कार्य करती है। ठीक है, अर्थात ये प्राथमिक क्रियाएं उत्पादन प्रक्रिया में मदद करती है, सहायता करती है। ठीक है, उदाहरण के लिए प्राथमिक एवं द्वितीयक क्षेत्रक द्वारा उत्पादित वस्तुओं को थोक एवं खुदरा विक्रेताओं को बेचने के लिए ट्रैक्टर, ट्रकों एवं रेलगाड़ी द्वारा परिवहन करने की जरूरत पड़ती है। इन वस्तुओं को कभी कभी गोदाम या शीतगृह में भंडारण की भी आवश्यकता पड़ती है। हमें उत्पादन एवं व्यापार की सुविधा के लिए कई लोगों से टेलीफोन से भी बात करनी पड़ती है या पत्राचार करना पड़ता है एवं कभी कभी बैंक से पैसा भी उधार लेना पड़ता है। ठीक है, इस प्रकार परिवहन, भंडारण, संचार एवं बैंकिंग प्राथमिक एवं द्वितीयक क्षेत्रकों के विकास में सहायक होते हैं। अतः स्पष्ट है कि तृतीयक क्षेत्रक की गतिविधियां प्राथमिक एवं द्वितीयक क्षेत्रक के विकास में सहायता करती है। अब इसका आंसर देखिएगा अंग्रेजी में। ठीक है, द टर्सरी सेक्टर डिफरेंट फ्रॉम अदर टू सेक्टर्स, दिस इज बिकॉज अदर टू सेक्टर्स प्रोड्यूस गुड्स बट
This sector does not produce goods by itself, but the activities under this sector help in the development of the primary and secondary sectors. These activities are an aid or support for the production process. For example, transport, communication, storage, banking, insurance, trade activities, etc. For this reason, this sector is also known as the service sector. ठीक है, इस प्रकार से आपको लिखना है आंसर राइटिंग में। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा, प्रच्छन्न बेरोजगारी और मौसमी बेरोजगारी में अंतर स्पष्ट करें। ठीक है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द डिसगाइज्ड एंड सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, अब इसका आंसर देखिए। ठीक है, प्रच्छन्न बेरोजगारी और मौसमी बेरोजगारी, ठीक है, के बीच अंतर। प्रच्छन्न बेरोजगारी में से तात्पर्य उस रोजगार से है जिसमें श्रमिकों की संख्या एक ऐसी नौकरी में या काम में, ठीक है, शामिल होते हैं जहां उन श्रमिकों की कोई आवश्यकता नहीं होती है, और यदि उनमें से कुछ को नौकरी से या काम से हटा दिया जाता है तो उत्पादन में प्रभावित नहीं होता। ठीक है, प्रच्छन्न बेरोजगारी में लोग नियोजित प्रतीत होते हैं। यह कृषि गतिविधियों में शामिल परिवार के सदस्यों के बीच होता है। उदाहरण के लिए, यदि कृषि गतिविधियों में 5 लोगों की आवश्यकता है, ठीक है, लेकिन 8 लोग लगे हुए हैं, तो 3 लोग प्रच्छन्न रूप से बेरोजगार हैं। अब आगे देखिएगा, मौसमी बेरोजगारी से तात्पर्य उस बेरोजगारी से है जब लोगों को वर्ष के कुछ विशिष्ट महीनों के दौरान काम नहीं मिल पाता है। उदाहरण के लिए, जो लोग कृषि पर निर्भर है वे जुलाई से दिसंबर के महीने में बोई जाने वाली फसल की खेती कर रहे होते हैं, इसलिए अन्य 6 महीने में वे बेरोजगार होंगे। क्योंकि कृषि एक मौसमी गतिविधि है, मौसम के अनुसार फसलें उगाई जाती है, इसलिए इसे मौसमी बेरोजगारी कहा जाता है। क्योंकि ऑफ सीजन के दौरान किसान बेकार बैठे रहते हैं और उनके पास काम करने के लिए कोई काम नहीं होता है। ठीक है, अब इसका आंसर देखिए इंग्लिश में, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। इन दिस टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट द इंडिविजुअल अपीयर टू बी एम्प्लॉयड बट आर नॉट एम्प्लॉयड। ठीक है, द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी इन दिस टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज 0 होता है। सेकेंड पॉइंट लिखिएगा, इट कैन मोस्टली बी नोटिस्ड इन एग्रीकल्चर। थर्ड पॉइंट दीजिएगा, दिस टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज ओनली फाउंड इन रूरल एरियाज। आगे देखिएगा, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, इट हैपेंस व्हेन इंडिविजुअल कैनॉट सिक्योर जॉब्स ड्यूरिंग सर्टेन मंथ ऑफ द ईयर। ठीक है, और सेकंड दीजिएगा, इट मोस्टली कैन बी नोटिस इन एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज। थर्ड पॉइंट लिखिएगा, दिस टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज फाउंड बोथ इन रूरल एंड अर्बन एरियाज। तो दोस्तों ये था सेट 2 का। ठीक है, सेट 2 का जो न्यू सेट आया उसका, ठीक है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 3 मार्क्स। ठीक है, कल हम देखेंगे इसका 5 मार्क्स का क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, इस प्रकार से आपको एग्जाम से पहले सभी सेट का सब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है उसका मैं आंसर करा दूंगा। ठीक है, और दोस्तों हम लोग 1 मार्च से, ठीक है, स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, एसएसटी का यानी सामाजिक विज्ञान का, ठीक है, सामाजिक विज्ञान का और साइंस का, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज हम लोग शुरू करने वाले हैं। ठीक है, तो आप बताइए कमेंट करके ये सीरीज कैसा रहेगा। ठीक है, आप जरूर बताइए कमेंट करके। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया होगा प्लीज़ तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।